Good morning, class. After art integration activity, from today we are going to start our next syllabus. Okay, and before the syllabus, we were on the topic reflection of a wave. Reflection of a wave from rigid and open boundaries. So you have studied about the two types of boundaries. आपको पता है दो types की होती हैं boundaries. एक rigid boundary होती है और एक open boundary होती है. तो रिजिड बाउंड्री इन द सेंस कि एक ऐसी बाउंड्री जिसको वेव पुश करने के बाद मूव नहीं करा सकती. बाउंड्री अपने जो ऑब्स्टेकल है वो अपने प्लेस पे रहता है और वेव उससे टकरा कर वापस आ जाती है. तो उसकी फेज़ में कितना चेंज होता है, उसके डिस्प्लेसमेंट में, उसकी पोजीशन में कितना चेंज होता है. फॉर दिस यू हैव ड्रॉन वन रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आपने ड्रॉ किया था. और इसी तरह से ओपन बाउंड्री, दैट बाउंड्री विच कैन बी मूव्ड बाय द वेव. जब वेव उससे टकराती है तो बाउंड्री जो है, जो ऑब्स्टेकल जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और उसके बाद उससे जो वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिलेशन होता है. तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको जो ड्राइव करना है दैट इज़ द रिफ्रैक्शन कंडीशन. ओके, तो एज़ यू नो यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th अबाउट रिफ्रैक्शन ऑल्सो. जैसा कि लाइट रेज के साथ में होता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब है कि सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाना, और रिफ्रैक्शन मीन्स होता है जब मीडियम चेंज हो जाता है. वेव एक मीडियम से ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में जा रही है तब जो उसमें चेंजेस आते हैं वो आपको रिफ्रैक्शन टॉपिक में स्टडी करने हैं. इट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव. तो यहाँ पर मीडियम में चेंज कैसे होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि जो साउंड वेव्स हैं या जो ये वेव्स आप जनरेट कर रहे हैं स्ट्रिंग में या जिस भी टाइप की वेव्स हैं उनको किसी एक मीडियम में जनरेट किया जाता है. जैसे स्ट्रिंग है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं. तो सपोज दैट आपने एक स्ट्रिंग में वेव को जनरेट किया, एक क्रस्ट बनाया, तो वो स्ट्रिंग थिनर थी. थिन, आगे वाला पार्ट जो है वो थिक है. दो स्ट्रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, एक थिकर है एक थिनर है, बीच में उनके एक जॉइंट लगा दिया और दोनों ज्वाइन हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं. तो वेव जो है जब थिनर से थिकर स्ट्रिंग में जाती है या फिर थिकर से थिनर में आ रही है तो दिस इज़ कॉल्ड द चेंज ऑफ मीडियम. ये चेंज ऑफ मीडियम होता है. तो इसका मतलब वेव जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तब वो वेव का रिफ्रैक्शन होता है. और रिफ्रैक्शन में जो है फेज़ रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई पोजीशन यानी कि एक्स में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस यू हैव टू स्टडी नाउ. तो ये जो टॉपिक है आपका ये है रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव. और इसमें आपको क्या करना है, नथिंग यू हैव टू राइट हियर, ओनली राइट द हेडिंग. बस आप हेडिंग लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव. उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक डायग्राम दे रखा है नीचे जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन केस. रिफ्रैक्शन में भी एक डायग्राम है और ये डायग्राम यहाँ बना रखा है. ये 4 इसके जो है पार्ट्स हैं ऐसे करके यहाँ दे रखा है. ए को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बी को इनमें डिवाइड किया है. और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि रिफ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के 2 टाइप्स को ज्वाइन करना है. तो ये स्टार्टिंग वाले पार्ट को आपने देखा, ये थिनर स्ट्रिंग है और बाद वाला यहाँ बीच में ज्वाइंट आपको दिख रहा है और बाद वाला जो पार्ट है दैट इज़ वन थिकर स्ट्रिंग. तो थिनर स्ट्रिंग में आपने एक क्रेस्ट जनरेट किया. ओके, तो ये क्रेस्ट जब मूव करता है तो क्रेस्ट आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के बाद ये जब जॉइंट पर आता है यहाँ पर और इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर 2 टाइप्स के फिनोमेना अकर होते हैं. क्योंकि ये जो जॉइंट है इसका मतलब आगे वाला जो पार्ट है वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है. तो ये वर्क करता है जॉइंट एज अ रिजिड बाउंड्री. ये रिजिड बाउंड्री की तरह भी वर्क करेगा. थिनर टू थिकर स्ट्रिंग अगर वेव जा रही है तो ये रिजिड बाउंड्री है. तो रिजिड बाउंड्री पर पहुंचने के बाद वेव का क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और वेव का हाफ पार्ट जो है आगे भी बढ़ेगा, मीन्स रिफ्रैक्शन भी होगा. तो वेव का जो रिफ्लेक्शन होता है आपको पता है फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री, तो उसमें फेज़ रिवर्सल यानी कि वाई और एक्स दोनों में चेंज होता है. फेज़ रिवर्सल 180 डिग्री होगा. तो जो क्रेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रॉ में. और एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि इसका जो एम्पलीट्यूड था वो भी घट जाता है, एम्पलीट्यूड हाफ हो गया.
इसी तरह से बाकी का हाफ पार्ट जो है वो आगे बढ़ गया वेव का। वेव जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई, दूसरे मीडियम में चल रही है, लेकिन जो दूसरे मीडियम में जा रही है उसमें कोई भी ना तो वाई में चेंज है ना एक्स में चेंज है, बस क्या हो रहा है कि वही जो एम्पलीट्यूड चेंज है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं अब, क्योंकि वेव की ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। पहले जो एक क्रस्ट था वो उसका रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, उसका मतलब हाफ हाफ एनर्जी डिवाइड हो रही है, तो इसलिए जितना एम्पलीट्यूड था उसका क्रस्ट का, that will be now somewhere lesser in comparison to previous. Okay, तो ये जो है थिनर टू थिकर था, जिसमें कि ये ज्वाइंट जो है वो रिजिड बाउंड्री की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद अगर आप इसका अपोजिट फिनोमिना देखते हैं, स्टार्टिंग में आपने थिकर स्ट्रिंग ली और बाद में थिनर ली, फिर से क्रस्ट बनाकर भेजा है, तो अगेन दिस इज़ द ज्वाइंट। तो ज्वाइंट पर आने के बाद में क्या होगा कि अब की बार में ये जो ज्वाइंट है दैट विल बिहेव लाइक एन ओपन बाउंड्री, ये ओपन बाउंड्री की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ओपन बाउंड्री से जब रिफ्लेक्शन होता है तब क्या होता है कि वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होकर सेम फॉर्म में आती, मतलब क्रस्ट क्रस्ट ही लगेगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये हमें यहाँ स्टडी नहीं करना है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन में स्टडी कर चुके हैं। बाकी जो हाफ पार्ट है वो इस साइड आ रहा है, यहाँ भी आप एम्पलीट्यूड में चेंज देख रहे हैं, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी वेव को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है, वहाँ एम्पलीट्यूड में ऑब्वियसली चेंज आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो बैक वाले फिनोमिना है ऑब्जर्व ही नहीं करना है, हम रिफ्लेक्शन में ये पढ़ चुके हैं, बस आगे वाले फिनोमिना को देखना है। तो आप देख रहे हैं कि जब वेव आगे बढ़ती है तो क्या उसके फेज में कोई चेंज आ रहा है, तो एक्स और वाई में अगर कोई चेंज नहीं है, इट मीन्स नो चेंजेस देयर इन द फेज। तो जो आपने स्टडी किया, जो इसका कंक्लूजन निकला, दैट इज़ व्हाट वो यहाँ लिखा है कि हैंस अ वेव सफ़र्स नो फेज चेंज ड्यूरिंग इट्स रिफ्रैक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो वेव जो है कोई भी फेज चेंज सफ़र नहीं करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है, यानी कि उसका जब रिफ्रैक्शन होता है तो इट सफ़र्स नो फेज चेंज। क्लियर? तो आपका टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, उसमें आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं और लास्ट में बस ये लाइन लिख देनी है और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो दिस वाज द टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव, ये टॉपिक था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। ओके, अब जो न्यू टॉपिक आता है, लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यू टॉपिक हियर। तो न्यू टॉपिक आप देख रहे हैं, इट इज़ रिटन हियर प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जहाँ भी ये वर्ड यूज़ होता है सुपरपोजिशन, सुपरपोज होना, इसका मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन कर देना। उससे पहले एक टॉपिक आएगा आपका इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ वेव्स। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी मीडियम में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में अगर बहुत सारी वेव्स एक साथ चल रही हैं, जैसे आपको पता है कि अगर अगर एक ऐसी गैदरिंग है जिसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारी साउंड वेव्स एक साथ चल रही हैं, या फिर अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं तो वहाँ भी बहुत सारी वेव्स का कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरह से जो टीवी के या जो आपका ऑडियो रिकॉर्डर है उसके सिग्नल्स चल रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारी वेव्स जो हैं वो एक साथ ट्रैवल करती हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब बहुत सारी जो वेव्स हैं वो जब एक साथ ट्रैवल करती हैं तो उनकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई चेंज आना स्टार्ट होता है, जब वेव्स कंबाइन होती हैं, सुपरपोज होती हैं, इंटरमिक्सिंग होती है उनकी, तो क्या उनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से चेंज होने लगती हैं? तो इट इज़ नॉट लाइक दिस। इसका मतलब वेव जो है वो कितनी भी वेव्स एक जगह पे किसी एक रीजन पे एक साथ एक ही टाइम पे चल रही हैं, लेकिन कभी भी इसकी वजह से उनका इंडिपेंडेंट बिहेवियर जो है वो अफेक्टेड नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेव्स की और ये कहलाती है इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ वेव्स। तो इसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। सो राइट दिस हेडिंग फर्स्ट, और इसमें लिखेंगे कि व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल थ्रू अ रीजन एट द सेम टाइम ईच वेव ट्रैवल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। ओके, तो इतनी डेफिनेशन आपको इस हेडिंग के अंडर लिखनी है। फिर आपका हेडिंग आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मीडियम में बहुत सारी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, तो जो मीडियम है जिसमें कि वेव्स चल रही हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू ही मूव करेंगी। तो मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं, जैसे सपोज दैट ये जो है एयर के पार्टिकल्स हैं,
अब वेव्स ने चलना स्टार्ट किया तो पहली वेव इसको स्ट्राइक करेगी, तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। उसके बाद दूसरी वेव ने इसको स्ट्राइक किया, तीसरी वेव ने किया, नंबर ऑफ वेव्स इसको स्ट्राइक कर रही हैं। तो पार्टिकल का अगर आपको फाइंड करना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी पार्टिकल के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं अलग अलग वेव्स के थ्रू, उन सारे डिस्प्लेसमेंट्स का आपको अलजेब्रिक सम करना है। दैट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का सम, अलजेब्रिक सम। तो कहीं भी अगर ऐसा होता है कि हमें नेट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी फाइंड करना है, तो जितनी भी उससे रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं उन सबको एडअप करना जो है, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और सिर्फ यही नहीं, इसका बहुत जगहों पे यूज़ होता है। आगे आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने में इसका यूज़ होता है। तो आप इसको डिफाइन करेंगे पहले कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स गिवन टू इट बाय द टू वेव्स। तो टू वेव्स भी हो सकती हैं, मोर देन टू भी हो सकती हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पर इसको ड्राइव भी किया है कि इफ y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn are the displacements due to waves acting separately, then according to principle of superposition, the resultant displacement when all the waves act together is given by the algebraic sum. तो ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है, और ये लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ शो किया है, ये आप ऐसे लिखेंगे कि y यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन yn। फिर आप इसको जो है बेटर होगा कि यहाँ जैसे लिख रखा है वैसे ना करें, बल्कि डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू सिग्मा, समीशन की फॉर्म में लिख देंगे। और आपको पता है समीशन ऐसे लिखा जाता है 1 to n, ओके। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में आप लिख सकते हैं वाई आई, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जो कि यहाँ लिखा है स्टेशनरी वेव्स। तो आप वेव्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं। इससे पहले आपने एक वेव पढ़ी प्रोग्रेसिव वेव। तो मैंने बताया था आपको प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। प्रोग्रेसिव का मतलब जो प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि दैट वेव विच इज़ ऑलवेज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करती है, वो कहलाती है प्रोग्रेसिव वेव। और अब दूसरा नाम आया है स्टेशनरी वेव। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, स्टेशनरी मीन्स ये एक ऐसी वेव है जो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब ये वेव जो है दैट इज़ ऑलवेज एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट पे ही रहती है। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। तो ऐसी कौन सी वेव पॉसिबल है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ऐसी कौन सी वेव पॉसिबल है जो रेस्ट पे रहती है, स्टेशनरी है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, कैसे बनती हैं ये, एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, और इनके दो टाइप्स क्या होते हैं। तो एक जनरल हिंट मैं दे रही हूँ, बाकी की चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी कि स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती हैं, कैसे इनका ओरिजिनेशन होता है। तो आपने पढ़ा है कि एक वेव होती है इंसिडेंट, जो आगे बढ़ रही है, और इसके सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल या रिजिड बाउंड्री आ जाती है तो दूसरी वेव जनरेट होती है रिफ्लेक्टेड। तो ऐसा होता है कभी कभी मीडियम में कि जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों वेव्स की प्रेजेंस होती है, तो दोनों जब टकराती हैं तो उनके मिलने से, उनके सुपरपोजिशन से एक थर्ड वेव जनरेट होती है। उस थर्ड वेव की क्वालिटी ये होती है कि उनमें ये जो दो वेव्स हैं, अगर दोनों सेम फेज में मिलती हैं, यानी कि ये सामने की तरफ जा रही है, ये वापस पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है, लेकिन इनकी जो फेज है वो सेम है, यानी कि दोनों का क्रस्ट ही है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है। और अगर दोनों वेव्स ऐसे मिलती हैं कि एक वेव का क्रस्ट है और दूसरे का ट्रॉ है, तो दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। तो थर्ड वेव जो है वो इस तरह की वेव होती है कि जहाँ पर ये वाले पॉइंट्स मिलते हैं, वहाँ पर जो है वो दैट इज़ ऑलवेज द पोर्शन ऑफ पोजीशन ऑफ हाई इंटेंसिटी हाई एम्पलीट्यूड। ये वाले जो रीजन्स होते हैं लो इंटेंसिटी लो एम्पलीट्यूड, तो उस वेव में ये रीजन्स फिक्स होते हैं कि इस जगह पे जो है वो इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा, और कुछ जगहों पे इंटेंसिटी हाई और एम्पलीट्यूड हाई। तो वो पोजीशंस फिक्स हैं, इसलिए वेव का नाम जो है वो स्टेशनरी वेव्स है, ओके।
तो ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल का मतलब इन ऑल रेस्पेक्ट, जैसे एम्पलीट्यूड उनका सेम हो, इंटेंसिटी उनकी सेम हो, इन चीज़ों को फॉलो कर रही हैं तो आइडेंटिकल कहलाएंगी। ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी भी यहाँ लिखा है, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन नेसेसरी कंडीशन है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्योंकि एक इंसिडेंट हो तो दूसरी रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए। विद द सेम स्पीड अलॉन्ग द सेम पाथ, ये भी चीज़ें नेसेसरी हैं, स्पीड भी सेम हो, पाथ भी सेम हो। व्हेन सुपरपोज ईच अदर, द रिजल्टेंट वेव डज नॉट ट्रैवल इन आइदर डायरेक्शन, तो जो इनकी रिजल्टेंट वेव बनेगी वो ट्रैवल नहीं करती है, एंड इज कॉल्ड स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, उसमें जो एक ही पोजीशन पे रहती है और हाई और लो इंटेंसिटी के रीजन्स डिवाइड हो जाते हैं। तो ये स्टेशनरी वेव है, इसको फर्दर एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।